Hello everyone, this is Archie Verma, and in this video we are going to talk about the difference between active immunity and the passive immunity, and the difference between vaccination and immunization. So without any delay, let's start. सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के डिफरेंस के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी अभी तक हमने पढ़ा था जितनी भी अक्वायर्ड इम्यूनिटी की चीज़ें, यानी कि पहले एंटीजन आता है, फिर एक्सपोजर के साथ में बी सेल्स अपना प्रोलिफरेशन दिखाती हैं, एंड जो हमारे एंटीबॉडीज़ उनका फॉर्मेशन करती हैं, मेमोरी बनाती हैं, और वैसे ही टी साइटोटॉक्सिक सेल्स भी काम कर रहे होते हैं। फिर जाकर के वो जो भी एंटीजन्स हैं उनको, या फिर जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं या फिर फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारना शुरू करते हैं अलग अलग केमिकल सिक्रीशन करके। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी के से रिलेटेड होती है, यानी कि हमारी बॉडी ने एक्टिवली मेमोरी बनाई, एक्टिवली अपना खुद का एफर्ट्स लगा करके सारी चीज़ें ध्यान में रखी और एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन किया और उसकी मेमोरी भी रखी। ठीक है, उसकी मेमोरी भी रखी। तो ये जो इम्यूनिटी है ये एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसमें हमारी बॉडी सब कुछ चीज़ें याद कर रही है और सब कुछ चीज़ें खुद से कर रही है, खुद से चीज़ें प्रिपेयर कर रही है, खुद से एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, जो अभी तक हमने देखा। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है ना कि हमारी बॉडी को ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि हमारी मदर से हमें, यानी कि प्लेसेंटा क्रॉस करके कुछ एंटीबॉडीज़, जैसे कि मैंने बताया था कि 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी होती है, 5 तरीके की एंटीबॉडी देखने को मिलती है। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। उसमें से जो IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी होती है ये ईजिली प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। ठीक है, ये ईजिली प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। तो मदर के अंदर किसी भी चीज़ के लिए एंटीबॉडीज़ परफॉर्म थी IgG फॉर्म में, वो चाइल्ड तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ जब मैंने आपको कल बताया था कि IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी हमें कोलेस्ट्रम यानी कि येलोइश फ्लूइड होता है, जो कि लैक्टेशन के दौरान जो मदर का मिल्क होता है स्टार्टिंग इनिशियल डेज में, उसको लैक्टेशन के दौरान वो निकल रहा होता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो येलोइश फ्लूइड होता है, और उसके अंदर ना IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये एंटीबॉडीज़ हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन की हैं, तो अगर तो जो बेबी होगा वो फीड करेगा जब, तो उसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ डाइजेस्ट नहीं हो जाएंगी? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज ये जो IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी होती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल में निकल रही होती हैं, उसके पास एक अलग सी सिक्रीटरी चेन होती है। उस सिक्रीटरी चेन की बदौलत ये जो हमारी एंटीबॉडी थी IgA एंटीबॉडी, वो डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, तो बेबी को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, आप कुछ भी तरीके से बोलो, इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है। एक तो प्लेसेंटा क्रॉस करके IgG पहुँच गई, और दूसरी IgA मिल गई कोलेस्ट्रम के थ्रू। तो मैंने क्या बताया, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारी बॉडी जो है, यानी कि जो बेबी है, जब वो बड़ा होगा उसके पास अलग अलग एंटीजन्स आएंगे, उसके पास हमारे इन्वायरमेंट से कोई बैक्टीरिया का, कोई वायरस का, कोई फंजाई का, अलग अलग तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स के एंटीजन्स आएंगे उसकी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी क्रिएट होगी ना वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जो उसको स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में मिल गई ना अपनी मदर से IgA की फॉर्म में, IgG की फॉर्म में, वो सारी हो जाएगी पैसिव इम्यूनिटी, कि उसकी बॉडी ने कुछ भी चीज़ खुद से नहीं परफॉर्म की, उसको कहीं से मिल गई। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो वैक्सीनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम मेन फोकस ये करते हैं कि जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है बॉडी की, उसको टारगेट किया जा सके, या फिर उसके थ्रू एंटीजन एक्सपोजर के थ्रू एंटीबॉडीज़ का, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन किया जा सके, ताकि बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस आ जाए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, हम क्या करते हैं, कोरोना के टाइम पे याद करो, हमें वैक्सीन्स लगी थी, तो ये वैक्सीन्स एग्जैक्टली बनती कैसे हैं? इसके अंदर जैसे मान लो कोई पैथोजन है, ठीक है, जो भी पैथोजन है, पैथोजन यानी कि जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। ठीक है, वो कोई भी पार्टिकल नहीं, लेकिन ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, उसे बोलते हैं पैथोजन। तो कोई पैथोजन है हमारे पास, इसके लिए हमें वैक्सीन बनानी है, इसके अगेंस्ट हमें वैक्सीन बनानी है, तो उसकी सरफेस से कुछ एंटीजन्स निकाल लिए, या फिर उस पर्टिकुलर पैथोजन को हमने वीक कर दिया केमिकल एक्सपोजर के थ्रू, या फिर कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें करके उस पर्टिकुलर पैथोजन को वीक कर दिया कि वो जो उसकी पैथोजेनिसिटी है, या फिर जो वो अटैक कर सकता है, जितना उसका कैपेबिलिटी है हमारी बॉडी में जाकर अटैक करने की, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, कि वो हमारी बॉडी में जब जाए तो वो अटैक ही ना कर पाए, इस तरीके से। ठीक है, या तो ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर पैथोजन को, उसके जो DNA सीक्वेंसेस हैं उनको डाल सकते हैं, इनको बोलते हैं DNA वैक्सीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से या तो पैथोजन को वीक करके, या उसके कुछ एंटीजन्स को निकाल करके, या फिर पैथोजन को मार करके
है ना, मार करके भी यूज़ कर सकते हैं, डीएनए डाल करके कुछ उसका। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ करके वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। और इन वैक्सीन्स को जब हमारी बॉडी में डालते हैं तो पहली बात तो अगर देखो किल्ड पैथोजन है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई डायरेक्टली अटैक ही नहीं कर सकता। अगर वीक पैथोजन है तो भी कोई अटैक ज़्यादा मतलब चांसेस ज़्यादा नहीं होते अटैक करने के, क्योंकि वो वीक है, उसके पास अपनी जो उसकी हाईएस्ट पैथोजेनिसिटी वाली कैपेबिलिटी है वो अभी है ही नहीं। ठीक है, उसके सरफेस एंटीजन यूज़ कर लेंगे, तो एंटीजन थोड़ी जाके अटैक करने वाला है खाली। ठीक है, डीएनए को कुछ पार्ट यूज़ कर लेंगे, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा ना, हमारी बॉडी के लिए तो वो फॉरेन नहीं है, फॉरेन ही है, चाहे वो किल्ड फॉर्म में हो, चाहे वो वीक फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो हमारी बॉडी के लिए तो वो लाइक एज एन एंटीजन ही काम करेगा, फॉरेन पार्टिकल ही काम करेगा। तो हमारी बॉडी वही वापस चीज़ चल करके आगे जा करके एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर देगी और मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन कर देगी। तो जब नेक्स्ट टाइम वो यानी कि सेकेंडरी एनकाउंटर होगा उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए या वायरस के लिए या कोई भी पैथोजन के लिए, नॉर्मल एक्सपोजर जब होगा, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग लगा करके वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की है ना, लेकिन जब हम नॉर्मल लाइफ के अंदर निकलेंगे, बाहर जाएंगे और वो पर्टिकुलर पैथोजन हमारी लाइफ लाइक हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, तब हमारी बॉडी के पास उसको पहले से पता होगा कि मैंने इस तरीके के एंटीजन से पहले डील किया हुआ है, उसके पास मेमोरी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी वैक्सीनेशन है वो काम कर रही होती है। हमारे पास अलग अलग तरीके की वैक्सीन होती हैं, टॉक्सॉइड वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, है ना, और किल्ड वैक्सीन, लाइक किल्ड पैथोजन वैक्सीन, ऐसे समथिंग वैक्सीन होती हैं। तो इस तरीके से काम करता है वैक्सीनेशन। ठीक है, और वैक्सीनेशन के अंदर हम ये जो एक्टिव इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको टारगेट कर रहे होते हैं कि हम एक्टिव इम्यूनिटी को किसी भी तरीके से एक्टिवेट कर दें और हमारी एंटीबॉडीज़ और हमारा जो मेमोरी सेल्स हैं, मेनली मेमोरी सेल्स का उनका फॉर्मेशन हो जाए, ताकि जब दोबारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स तो नहीं लेकिन सेकेंडरी एनकाउंटर हो, तब बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करके उस पर्टिकुलर जो हमारे पैथोजन है उसको मारा जा सके। अब बात करते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए। इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम उस कंडीशन के अंदर पैसिव इम्यूनिटी को टारगेट करते हैं या फिर हम पैसिव इम्यूनिटी को फॉलो करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल को स्नेक बाइट हुआ है या फिर स्नेक ने काटा है बेसिकली, या फिर किसी भी इंसान को जो लोहा चुभ गया है या कुछ इस तरीके से कंडीशन हुई है, तब उस कंडीशन में हम ये नहीं सोचते कि हमारी बॉडी जो है वो आराम से एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन कर लेगी और हो जाएगा चीज़ें। नहीं, ऐसा नहीं करते, बिकॉज जो हमारे ये स्नेक्स होते हैं या तो वो न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं या फिर अलग अलग तरीके से टॉक्सिन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं हमारी बॉडी, मतलब उनके अंदर उनका बाइट होता है, उसमें जो वो वेनम निकाल रहे होते हैं वो इस तरीके से ही होते हैं कि हमारा दिमाग ब्लड स्ट्रीम के साथ ही साथ में, जैसे जैसे ब्लड स्ट्रीम के साथ में वो पर्टिकुलर वेनम मिक्स होगा और ब्रेन के पास जाएगा, वैसे वैसे हमारे ब्रेन के सेल्स डेड होने लगेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से प्रॉब्लम तुरंत की तुरंत क्रिएट हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम वेट नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई इस तरीके से चीज़ हमारे अंदर इंजेक्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन वो वेनमस नहीं थी, तो हमारी बॉडी कोई बात नहीं, आराम से एंटीबॉडी बना लेगी आराम तक देर तक और इससे कोप ओवर कर लेगी। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो स्नेक बाइट वाली कंडीशन है या फिर टिटनेस वाली कंडीशन भी जो होती है ना, जिसमें हमें लोहा चुभ गया है, ये सब चीज़ें होती हैं कि हमें हाल के हाल इंजेक्शन लगवाना होता है। क्यों लगवाना होता है? वो इसलिए लगवाना होता है क्योंकि ये चीज़ तुरंत की तुरंत इफेक्ट कर सकती है। एंटीबॉडी जब तक फॉर्म होंगी तब तक इंसान का काम खराब हो चुका होगा, केस खराब हो चुका होगा। इस वजह से हमें उस कंडीशन के अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ लगवानी पड़ती हैं या फिर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ का डोसेज लेना पड़ता है। अब जैसे मैं बता रही थी आपको कि अगर हमने जो एंटीबॉडीज़ है जो वो बाहर से ली हैं, जब वो पैसिव इम्यूनिटी के तौर पे लिए हैं, बाहर से लिए हैं, ठीक है, जैसे पर्टिकुलर कोई स्नेक बाइट हुआ है तो हमने किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, यानी कि किसी भी, जैसे मान लेते हैं हॉर्स से वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ निकाल के ह्यूमन में इंजेक्ट कर दिए, तो क्या होगा ना, उस कंडीशन में वो एंटीबॉडीज़ तो उस पर्टिकुलर एंटीजन यानी कि जो वेनम वाला पार्ट है उसको जा करके न्यूट्रलाइज कर देंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये होगा कि हमारी बॉडी ने खुद मेहनत नहीं की, हमारी बॉडी को खुद उसने कोई मेमोरी नहीं बनाई, उसने कोई एंटीबॉडीज़ खुद से नहीं बनाई, तो उसके पास कोई मेमोरी सेल नहीं जनरेट होगा। तो अगर दोबारा वो सांप या फिर इस तरीके से कोई भी कंडीशन होती है हमारी बॉडी के पास, तो उसके पास मेमोरी नहीं होगी। पैसिव इम्यूनिटी का बस यही प्रॉब्लम है। बट ये होता है कि अगर आपको रैंडम चीज़ें चाहिए, एकदम सडनली चीज़ें चाहिए, अगर सडनली नीड है आपको, तो आपको पैसिव इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगी, बिकॉज एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप होने के लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है काफ़ी केसेस के अंदर। अब एनसीईआरटी में एक लाइन और मेंशन की हुई है कि हमारी जो आरडीटी टेक्निक होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, इस टेक्निक को यूज़ करते हुए जो हमारा पर्टिकुलर, मैंने बताया था ना, एंटीजन्स होते हैं, तो इन एंटीजन्स को यूज़ करके बैक्टीरिया के अंदर और यीस्ट के अंदर इनका प्रोडक्शन कराया जाता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है आरडीटी टेक्निक के थ्रू। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी नहीं आती, क्या होता है एग्जैक्टली उसमें नहीं पता, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। कुछ 4 या 5 वीडियोज़ होंगी, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका लिंक, तो आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है क्या होता है।
जो हमारी RDT टेक्निक है उसके अंदर ये जो एंटीजेंस हैं इनको यूज़ करके हम बैक्टीरिया के अंदर या फिर यीस्ट के अंदर इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराते हैं यूजिंग द बायोरिएक्टर्स, जिसके अंदर आप समझ सकते हो कि बहुत अमाउंट ऑफ वैक्सीन बन सकती है और फिर वो हम ईजिली मार्केट में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग लगा करके बेच सकते हैं, ठीक है, ताकि लोग यूज़ कर सकें जिनको नीड है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं और इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो यीस्ट के थ्रू RDT टेक्निक के थ्रू ही बनी हुई है। ओके, कल हम बात करेंगे अबाउट द एलर्जीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।